इन प्रजातियों के जानने के बाद, ये सभी 7-8 प्रजातियों के अध्ययन के बाद, अब हम आदि मानव के विकास की श्रृंखला में थोड़ा आगे बढ़ें और थोड़ा जानें कि ये लोग अपना भोजन कैसे जुटाते थे। आदि मानव कई प्रकार से भोजन प्राप्त करते थे, जैसे मछली, शिकार, संग्रहण और स्कैवेंजिंग यानी अपमार्जन को भी ग्रहण करते थे। पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली गुठलियां, कंदमूल, फल वे इकट्ठा करते थे। और वैसे तो संग्रहण क्रिया के प्रमाण बहुत कम हैं, लेकिन हड्डियों के जीवाश्म जो मिले हैं, पेड़ पौधों के जीवाश्म बहुत कम मिले हैं। और पेड़ पौधों का अध्ययन तभी संभव है जब जले हुए पेड़ संयोग से मिल जाएं या दुर्घटनाग्रस्त पेड़ संयोग से मिल जाएं। ऐसा संयोग बहुत कम हुआ है और इसीलिए इनके जीवाश्म बहुत ही कम मिले हैं। किसी प्रकार का कार्बनीकृत बीज प्राप्त नहीं हुआ है। ये जीवाश्म बनने की प्रक्रिया में कार्बनीकरण होता है और ये तब होता है जब कुछ दुर्घटना हो जाए, भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी हो जाए या जल जाए आदि आदि, या बहुत ज़्यादा परतों के नीचे दबा रह जाए। तो ऐसा इन पेड़ पौधों के साथ कम हुआ है, इसलिए इसकी जानकारी थोड़ी भोजन जुटाने के बारे में कम है। लेकिन आदिमानव होमिनिड त्यागी हुई वस्तुओं को साफ करके खाया करते थे। यानी जैसे हिंसक जानवर, मारे गए जानवर, उनकी लाश उससे अंदर से निकाल कर सब खाते थे। छछूंदर, पक्षियां, सर्प, कीड़े, चूहे आदि ये खाते थे। लगभग 5 लाख साल पहले आदमी ने शिकार शुरू किया, या मैं आदमी नहीं कहूं, आदि मानव ने शिकार शुरू किया। इससे पहले क्या होता था? जो दिखता था उसको खाते थे और यदि वह स्वाद में ठीक था तो उसको खाने की आदत डालते थे। लेकिन अब पहली बार शिकार की प्रक्रिया शुरू हुई और स्तनपायी जानवरों का यानी प्राइमेट का शिकार शामिल है। इंग्लैंड में और जर्मनी में इसके हमको उदाहरण मिले हैं, इसके हमको साक्ष्य मिले हैं कि वह प्राइमेट्स को या स्तनपायी जानवरों का वध करके उन्हें जलाकर कैसे खाता था। मछलियां भी पकड़ी जाती थी। कई स्थानों पर मछलियों की हड्डी मिली है। 35,000 वर्ष पहले मानव के विकास का प्रमाण, उसके लिए हमें यूरोप जाना पड़ेगा। अभी तक हम अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप तक सीमित थे और मूल रूप से हमें अफ्रीका से काफ़ी जानकारियां प्रागैतिहासिक काल की मिल रही थी। लेकिन अब यदि हम 35,000 वर्ष पूर्व की बात करें, यानी आधुनिक मानव के प्रारंभिक विकास का काल, तो यूरोप के स्थानों में उसके हमें साक्ष्य मिले हैं। आदि मानव ने कुछ ऐसे स्थान, जैसे चेक नदी में चेक गणराज्य जो है, वहाँ पे वेस्टोनाइस जगह जो नदी के समीप स्थित है, और वहाँ जब जानवरों का झुंड आता था तो उसका शिकार कर लेते थे। तो ये चेकोस्लोवाकिया देश में जो यूरोप में है, जैसा आप देख रहे हैं, वहाँ पर हमको मिला है और अपना भोजन संग्रहण के आधार पर जुटाते थे और शिकार के द्वारा भी भोजन प्राप्त करते थे। आदि मानव द्वारा भोजनादि के विकास के उपक्रम की जानकारी के बाद अब हम थोड़ा जानें कि ये प्रारंभिक मानव, ये शिल्पाकृतियों में और उसकी जांच से इनसे हमें किस अन्य तरह की जानकारी मिलती है। इनके रहन सहन की जानकारी तो हमें पता ही चलती है इससे। उदाहरण के लिए कीनिया जो अफ्रीका में है, वहाँ किम्बाले और ओलोर जैसैली, ये 2 जगहें हैं। इन जगहों में जब खुदाई की गई
किम्बाले में जब खुदाई की गई, वहाँ खनन किया गया, तो खनन करने पर ऐसे हजारों शल्क औजार मिले हैं, हजारों हस्त कुठार मिले हैं, हाथ से जिनका उपयोग होता था, ऐसे हथियार, ऐसे औजार भारी संख्या में मिले हैं, जिससे साबित होता है कि प्रारंभिक काल के मानव शिल्पाकृतियों को बनाने में एक तरीके से विकसित हो चुके थे। और ये लगभग इनका काल 5 लाख वर्ष पूर्व का माना जा सकता है। यानी शिल्पाकृतियां आदि बनाना लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व के मानव ने शुरू किया। और ये इसमें जो शिल्पाकृतियां हैं, ये कुछ कम हैं, कम क्षेत्र में फैली हुई हैं और सतही हैं, यानी थोड़ा ऊपर ही मिलती हैं। तो इसलिए अंदाज लगाया जा रहा है कि इस काल का मानव जो है वह औजारों को, हस्त कुठारों को बनाने लगा था, और ये लगभग 5 लाख वर्ष पुरानी बात है। 4 लाख वर्ष से लेकर 1,25,000 वर्ष पूर्व तक, मैं पुनः दोहरा दूं, 4 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 1,25,000 वर्ष पूर्व तक का जो मानव है वह गुफाओं में रहने लगा था, जो अभी तक खुले में यहाँ वहाँ भटकता था। और उसे ये समझ नहीं थी कि गुफा या पेड़ों के नीचे आने से उसे गर्मी से या बरसात से या ठंड से राहत मिल सकती है। अब उतनी ये समझ आने लगी थी। ये लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व से 1,25,000 वर्ष के काल की घटना है। और गुफाओं में रहने के साथ ही साथ वो खुले क्षेत्र में भी अब रहने की महत्ता को समझने लगा था। उसका प्रचलन शुरू हो गया था। यूरोप में भी इसके बहुत से साक्ष्य मिले हैं, और दक्षिण फ्रांस में लेजरेट गुफा जो मिली है, लेजरेट नाम से जो गुफा, उसकी जो दीवाल है, दीवाल एक मकान की दीवाल से मिलकर बनाई गई है, एक निवास से सटाकर वो दीवाल बनाई गई है। और उसका जो आकार है 12 मीटर गुणा 4 मीटर, ये काफ़ी बड़ा आकार है। और इससे भी ये साबित होता है कि मानव उस समय गुफा में रहने की महत्ता को समझने लगा था। इसी गुफा में चूल्हा, अंडे, मछली, अन्य खाद्य पदार्थ, जली हुई हड्डियां, ये भी वहाँ मिली हैं। इन खाद्य पदार्थ या हड्डियां आदि के मिलने से ये भी साबित होता है कि निश्चित रूप से उस काल का मानव इन चीज़ों का भोग करता था और जला के उसने खाना शुरू कर दिया था। एक पूरा स्थल जो मिला है फ्रांस में, दक्षिण फ्रांस में, समुद्र तट में टेरामाटा, वहाँ एक छोटी झोपड़ी नुमा एक स्ट्रक्चर मिला है जो जिसमें लकड़ी की छत है। तो ऐसा लगता है कि मानव ने इस काल में दक्षिण फ्रांस में, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ टेरामाटा का, वहाँ उसने शायद अपने लिए छत बनाना भी सीख लिया था, या छत बनाने की आवश्यकता को महसूस करना शुरू कर दिया था। केन्या में भी चेसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका में स्वार्टक्रांस में चिकनी मिट्टी के, और वो भी पकाई गई चिकनी मिट्टी, इसके बर्तन मिले हैं जो बाकायदा आग में पकाए गए हैं और चिकनी मिट्टी के हैं। साथ ही पत्थर, औजार और जली हुई हड्डियां, ये सब मिली हैं। यानी ये जो बातें बताई जा रही हैं ये उस काल की हैं जो जिसे हम ला सकते हैं 4 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 1,25,000 वर्ष पूर्व तक के। कैसे रहता था, क्या खाता था, खुले आकाश में भी जाने लगा और उसके साथ गुफा में भी रहने लगा, आदि आदि। प्रारंभिक मानव गुफाओं और खुले स्थानों पर था। प्रारंभिक मानव गुफाओं में था और उसके बाद खुले स्थानों पर भी था। इस बात के सबूत हमें बारंबार मिले हैं। वो औजारों को भी बनाता था।
और औजारों का प्रयोग भोजन प्राप्त करने और संघर्ष के लिए करता था। सामाजिक संघर्ष, यानी जब किसी तरह का झगड़ा हो किसी बात को लेकर, और उस समय की बातें क्या थी, सुरक्षा के लिए, भोजन के लिए और अपने कुनबे को बचाने के लिए, तब शायद ये झगड़ा करते थे। और ये चिंपैंजी लोग इस तरह के औजार का ज़्यादा उपयोग करते, उसको ज़्यादा रखते थे। लेकिन मनुष्यों में भी औजार बनाने की क्षमता आ गई थी। पत्थर के औजार हमें इथियोपिया से मिले हैं। सबसे प्राचीन प्रमाण जो हमें मिले हैं वो इथियोपिया, कीनिया, यानी पुनः हम अफ्रीका की ओर मुखातिर हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने सबसे पहले पत्थरों से औजार निर्मित किया। इस बात को याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस श्रेणी की प्रजाति ने औजारों का सबसे पहले निर्माण किया। लगभग 35,000 साल पहले इन औजारों में पहला सुधार देखा गया। जानवरों को मारने के लिए जो औजार थे, शिकार के लिए जो औजार थे, हिंसक जानवरों से बचने के लिए जो औजार थे, इसमें कुछ परिवर्तन किया आधुनिक मानव ने। और कैसा परिवर्तन? कि अब वो ऐसे औजार बनाए जिससे फेंक कर मारा जा सकता हो, यानी नुकीले किया होगा। और साथ ही तीर चलाने जैसा भी कुछ उसे समझ में आने लगा था। तो ऐसे औजार बनाकर जो सामान्यतया पत्थर लकड़ी के होते थे, उनसे वो हड्डियों को भी साफ करने लगा, मांस भी खाने लगा। और इस बात से यह साबित हुआ कि अब मानव थोड़ा सोचने लगा था, और इसीलिए तो तीर जैसी बात या पत्थर को फेंकने जैसी बात उसे समझ में आने लगी। साथ ही कुछ अन्य परिवर्तन भी इस काल में देखे गए, और ये परिवर्तन थे रोए वाले बाल। जो शरीर के जो बाल हैं मानव में, रोए वाले बाल, इसकी शुरुआत भी उसी काल में देखी गई। कपड़ों का भी उपयोग शुरू हुआ, और वो भी सिले हुए कपड़े। छोटे नुकीली ब्लेड वाले लकड़ी और हाथी दांत के औजार भी मिले हैं, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं। छोटे नुकीली ब्लेड वाले लकड़ी और हाथी दांत के औजार, यानी जानवरों में से हाथी जानवर का जो दांत था, जब वो मर जाता था या उसका शिकार करता था, तो उन दांतों से उसने औजार बनाने की कला सीखी। और यह मानव विकास का एक स्तर बताता है। मानव विकास की प्रक्रिया में वर्ष दर वर्ष, बल्कि कहें लाखों वर्ष दर लाखों वर्ष, जिस तरीके से बहुत क्रमिक विकास हुआ और बहुत धीरे धीरे विकास हुआ, उसमें हमने औजारों के बनाने के बारे में जाना कि ये वो काल था जब उस काल का मानव औजार की महत्ता को समझने लगा। यानी ये समझने लगा कि इस चीज़ से जो शायद नुकीली हो, या जो शायद थोड़ी भारी हो, या जिसे ठीक से पकड़ा जा सके, उससे वह शिकार कर सकता है, उससे वह अपनी सुरक्षा कर सकता है, उससे वह अपने को बचाए रख सकता है, आदि आदि। ये जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि उस काल की भाषा या संस्कृति क्या रही होगी। क्या वे लोग बोलते थे, या उनकी संस्कृति कुछ थी क्या उनके जीवन यापन की कोई एक निश्चित शैली थी क्या? भाषा की जहाँ तक बात करें तो मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसकी अपनी भाषा है। ये बात तो तय है। इसकी शुरुआत कब से हुई होगी और उद्भव कैसे हुआ होगा, भाषा स्वयं कैसे बनी होगी, ये सब एक कौतूहलवश बहुत से सवाल सामने आते हैं। अपनी भाषा में होमोनिड श्रेणी के जो मानव थे, संभवतः ऐसा लगता है कि वे इशारों से और आवाज़ से, शायद भाव भंगिमा से अपने हाव भाव व्यक्त करते थे। और ये जो उनका जो प्रयोग था वो सब अशाब्दिक था। अशाब्दिक संचार का प्रयोग
इस काल की विशेषता मानी जा सकती है, होमोनिड काल की। और हाथ को हिलाना, अपने हाव भाव व्यक्त करना, ये सब इस दौरान होता था। वाणी का उपयोग जो है वह केवल किसी को आवाज लगाने के लिए संभवतः किया जाता रहा होगा। वाणी का उपयोग कुछ बात समझाने के लिए शायद नहीं हुआ होगा, क्योंकि भाषा जैसी कोई चीज नहीं थी, केवल आवाज थी, केवल जिह्वा थी। तो ध्वनि प्रयोग तो होता रहा होगा, इसका मतलब ये स्पष्ट हुआ, लेकिन ध्वनि प्रयोग के साथ बाद में इसी ध्वनि ने कई लाख वर्षों में एक भाषा का रूप ले लिया, ऐसा मानना है। विशेषताएं, इस काल में बोली वकल होने लगी और कला का जो विकास, ऐसा माना जाता है कि भाषा के साथ साथ कला का विकास भी इसी काल में देखा गया। कलाओं की बात करें तो फ्रांस में लेस लॉक्स और शोवे की गुफाएं, लेस लॉक्स और शोवे की गुफाएं फ्रांस में, और स्पेन में अल्टामीरा की गुफाएं, जहां पर अनेक ऐसे चित्र बने हुए हैं जिससे उस काल के मानव का जीवन यापन की शैली, उसके रहन सहन के बारे में, उसके आदतों के बारे में, उसके द्वारा की गई गतिविधियों के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है। अल्टामीरा जो जिसका जिक्र मैंने किया है स्पेन में, वहाँ तो जो चित्र बने हुए हैं उन चित्रों में ऐसा परिलक्षित होता है कि उस मानव को घोड़े, हिरण, लकड़बग्घा, उल्लू, गेंडा, शेर, भालू, तेंदुआ और ऐसे ही कुछ अन्य जानवरों की उसको जानकारी थी। और ये जो बनाए गए हैं, जो चित्रकारी की गई है, जो गुफाओं में जो उकेरा गया है, ये बहुत ही सजीव दिखते हैं। अल्टामीरा स्पेन की गुफाओं के दृश्यों से उन काल के शिकार का महत्व भी समझा जा सकता है। जैसा मैंने बताया, जानवरों के चित्रों को बहुत अच्छे तरीके से उकेरा गया और जिससे स्पष्ट हो जाता है कि कौन कौन से जानवरों से परिचित थे। तो हम ये भी मान सकते हैं कि उस काल के लोग शिकार के महत्व को जानते थे और शायद मूलतः शिकारी थे। उन चित्रों से ऐसा भी कुछ परिलक्षित होता है जिससे जादू टोना, कुछ धार्मिक विचार, कुछ धार्मिक बातें और कुछ धार्मिक क्रियाकलाप, ये भी उन दृश्यों को देखने से कुछ परिलक्षित होते हैं। ये सब जानकारियां जो अभी तक मैंने बताई, ये अधिकतर सभी की सभी जानकारियां हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से ही मिलती हैं। किसी तरह के साहित्यिक साक्ष्य नहीं हैं और न ही किसी तरह की लेखनी या वाणी जिसके आधार पर हम इस पुरातात्विक साक्ष्यों को किसी से तुलना कर सकें, यह संभव नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार तत्कालीन जानकारी के लिए हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही पूरी तरह निर्भर होना पड़ेगा। शिकार और खाद्य संग्रहण समाज था, ये हमें केवल इसी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही मिलता है। और इस तरह का जो समाज है, जो शिकार करता रहा हो और केवल खाद्य संग्रहण करता रहा हो, आज भी ऐसे कुछ समाज हैं विश्व के कुछ कोनों में। और इस तरह के समाज की आज भी उपस्थिति से भी इस बात को बल मिलता है कि तत्कालीन मानव जो इन वर्गों में बताया गया है, वह मानव मूल रूप से शिकारी ही था और साथ ही खाद्य संग्रहण करता था। हाजदा शिकारियों और संग्राहकों का एक छोटा समूह है, हाजदा जन। इसमें हाजदा जो है वह शिकारियों और संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो दक्षिण अफ्रीका में लोकयासी के पास है। हाजदा लोग अपने भोजन में मूल रूप से साग सब्जी खाते थे और मांस भी लेते थे, लेकिन मूल भोजन था साग सब्जी, यानी वेजिटेरियन।
और हाथी को छोड़कर बाकी सभी जानवर जैसे हिरण, चिंकारा, सुअर, बबून बंदर, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, जेब्रा, शाही मछली, इसका सबका शिकार करते थे, लेकिन हाथी का नहीं करते थे। तो जो हाथी दांत की बात हुई, संभवतः हाथियों के मरने के बाद उनके दांतों को निकाला जाता था और उससे औजार बनाए जाते थे। सूखे मौसम में कंदमूल, बेर, पेड़ के फल आदि पर्याप्त भोजन के रूप में उसे मिल जाते थे। भोजन में की किसी भी तरह की किसी भी मौसम में कोई कमी उसे शायद नहीं रही होगी, क्योंकि जंगल थे घने, उसके बाद घने घास के मैदान थे, और उसके साथ ही साथ औजारों की मदद से अब उसकी इन खाने पीने की चीज़ों पर पहुंच बेहतर हो गई होगी। हाजदा लोग जो थे, ये आमतौर पर अपने शिविर जल स्रोत से 1 किलोमीटर की दूरी पर बनाते थे, खुले मैदान में रहते थे और पेड़ों और चट्टानों के बीच अपना शिविर स्थापित करते थे। ये हाजदालों की खासियत ये थी, खासियत क्या कि ये इतने प्रारंभिक मानव थे कि जमीन अपनी है या मेरी है ऐसा इनकी कोई भावना नहीं थी। इसमें किसी तरह का अपना अधिकार ये लोग स्थापित नहीं करते थे, किसी तरह का दावा नहीं करते थे, और चूंकि दावा नहीं था तो इस बात को लेकर किसी तरह का झगड़ा भी नहीं था। आखिर कारण क्या रहा होगा? कारण यही कि मूल रूप से ये अभी भी तलाश भोजन की और कंदमूल फल फूल की खोज में निकलते थे, घूमते रहते थे। इसलिए अपनी जमीन मेरी जमीन वाली भावना ऐसी कुछ इनमें थी ही नहीं। और जब भी वो कहीं रहते थे तो उनको मालूम था ये अस्थाई है, ये कुछ समय के लिए है, चिरंतन नहीं है। यहाँ जब कंदमूल खत्म होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पर कंदमूल या शिकार कम होते थे तो वो दूसरी जगह चले जाते थे। इस प्रकार उनका जीवन जो था वो अस्थाई था। एक तरीके से हम कह सकते हैं वह यायावर जीवन था। कोई भी व्यक्ति जहां चाहे वहां शिकार करे और जहां चाहे वहां चला जाए, लेकिन अधिकतर भोजन अभी भी वह वनस्पतियों से प्राप्त करता था। लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग 80% से ज़्यादा भोजन वह वनस्पतियों से था और केवल बहुत कम 20% मांस और शहद आदि के पर निर्भरता थी। इन सब कारणों से जैसा पहले कहा गया है कि किसी तरह का जमीन और संसाधनों पर अधिकार का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये सब बाद की भावनाएं हैं, बाद के विचार हैं, जब ये मेरा और तेरा, मेरी जमीन, मेरा अधिकार, मेरा क्षेत्र, ये सब बातें शुरू हुई, पर इस काल में तो नहीं थी। शिकारी संग्राहक समाज की बात करें तो वर्तमान में 2 तरह की विचारधाराएं इसमें प्रचलित हैं। यानी ये जो शिकारी का काल था, जब उन्होंने शुरू किया और संग्रहण शुरू किया, तो 2 तरह की बातें सामने आती हैं। पहला कि आज के आखेटक संग्राहक यानी शिकारी जो थे, उनके अवशेषों की व्याख्या करने का उपयोग आज के तरीके से किया जा रहा है। उदाहरण के रूप में कुछ पुरातात्विकों का मत है कि 20 लाख वर्ष पहले होमिनिड जगह जो तुर्काना झील के निकट है, आदि मानव के शायद वे निवास स्थल थे, जहां वे सूखे के मौसम में आकर निवास करते थे। वर्तमान हाजदा और कुंगसैन समाजों में भी ऐसा ही व्यवहार पाया जाता है। तो एक विचारधारा तो ये है कि आखेटक संग्राहक आज के परिप्रेक्ष्य में उनको कैसा उपयोग कर रहा था, इसको देखता है। और दूसरी विचारधारा है कि संजातिवृत्त तथ्यों और समकों का उपयोग अतीत के समाजों के क्रियाकलापों को समझने में नहीं किया जा सकता। यानी
जो तथ्य मिल रहे हैं, इसका उस समय के क्रियाकलापों को समझने में हमको कोई मदद नहीं मिलेगी। शायद गलत जानकारियाँ मिल जाएँ, ऐसा इस वर्ग के विद्वानों का कहना है। और उसका कारण वे देते हैं कि दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। उदाहरण के लिए, वर्तमान काल में शिकारी या शिकारी समाज शिकार करके संग्रहण के साथ-साथ अनेक गतिविधियाँ करता है। छोटे-छोटे जंगल उत्पादों का निर्माण और व्यापार करता है। साथ ही आपस में पड़ोस के किसानों के खेत पर मजदूरी भी करता है। यानी वो आखेटक भी है, निर्माणक भी है और मजदूरी भी करता है। तो क्या उस समय पाए गए सामानों के आधार पर हम ये निर्णय लें कि उस समय का व्यक्ति भी ये सभी कार्य करता था या वह केवल शिकारी ही था? आज के परिप्रेक्ष्य में तो इन कामों के अलावा मानव भौगोलिक, राजनैतिक और सामाजिक रूप से भी कई कार्य करता है और ये जिन परिस्थितियों में रहते हैं, वे परिस्थितियां भी आदि मानव की परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न थी। तो इस प्रकार दो तरह की विचारधाराएं हैं शिकारी संग्राहक समाज को लेकर कि ये जो हमको जो वस्तुएं मिल रही हैं, पुरातात्विक वस्तुएं, इनसे जो जानकारियां मिल रही हैं, किस हद तक ये जानकारियां सही हो सकती हैं, इस पर दो तरीके के विचार हैं। आज के आखेटक समाज की शैली भी भिन्न भिन्न थी। कई विषयों में तो बिल्कुल परस्पर विरोधी तत्व दिखते हैं। जैसे आज का शिकारी समाज शिकार और संग्रहण को अलग अलग महत्व देता है। यानी शिकार एक चीज है, संग्रहण अलग चीज है। शिकार वर्ग एक अलग है और शिकार की गई वस्तुओं का संग्रहण करने वालों का वर्ग अलग है। आकार भी भिन्न भिन्न है। कोई छोटे आकार में शिकारी है, कोई बड़े आकार में। क्रियाकलापों में भी बहुत अंतर है। भोजन को पाने के श्रम विभाजन में भी सहमति नहीं है। भोजन कैसे मिलता था, कैसे वे पाते थे, उसमें श्रम का विभाजन कैसा था, यानी कौन क्या कार्य करता था, इसको लेकर भी किसी तरह की सहमति नहीं है। यद्यपि आज तो स्त्रियां संग्रहण का काम करती हैं। संग्रहण का कार्य आज की तारीख में स्त्रियां करती हैं और पुरुष शिकार करते हैं। परंतु हमारे पास ऐसे भी उदाहरण हैं, ऐसे समाजों के भी उदाहरण हैं जहां स्त्रियां और पुरुष दोनों ही शिकार और दोनों ही संग्रहण करते हैं और उसके औजार भी साथ साथ बनाने का काम करते थे। तो क्या हम मान लें कि जो हमें जानकारियां उस काल की मिल रही हैं या जिन्हें हम उस काल की जानकारियां मान रहे हैं, ये जानकारी तथ्यात्मक रूप से किसी साक्ष्य की अनुपस्थिति में सही मानी जाए? संभवतः संग्राहक समाज में स्त्री और पुरुषों दोनों की भूमिका एक समान होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस काल की हम बात कर रहे हैं, उस काल में शायद ऐसा नहीं रहा होगा। यद्यपि इसमें कुछ अंतर जरूर है। इसलिए समझदार इतिहासकारों का, समझदार पुरातत्ववेत्ताओं का, समझदार शरीर विज्ञान विद्वानों का ये कहना है कि इन स्थितियों में शिकारी संग्राहक समाज के बारे में किसी तरह का निष्कर्ष निकालना एक बड़ा कठिन काम है। लेकिन कुछ तो निष्कर्ष निकल सकता है और उसी बात पर यह प्रागैतिहासिक काल की जानकारी एकत्रित की गई है।